हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। और इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको बता दूं, हम वर्क कर रहे हैं रोमांटिसिज्म पे। रोमांटिसिज्म में वी हैड गॉन थ्रू वर्ड्सवर्थ, वी हैव गॉन थ्रू द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑल्सो द फिलोसफी ही प्रोवाइडेड टू द ह्यूमैनिटी। लिटरेचर में अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, अ ग्रेट नेम इज देयर, बट दिस नेम इज इनकम्प्लीट इफ यू डू नॉट टॉक अबाउट सैमुअल टेलर कॉलरिज। यानी अगर हम कॉलरिज की बात ना करें, वर्ड्सवर्थ का नाम अधूरा रह जाता है। क्योंकि रोमांटिक मोमेंट को बनाने के लिए, रोमांटिक मोमेंट के एडवेंट के लिए दोनों ही जरूरी हैं। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज बोथ had been advent of this romanticism through their work lyrical ballads in 1798। तो चलिए आज हम बात करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज पे। गेटिंग एवरीवन, हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज पे। तो इस रोमांटिसिज्म में हम आज कॉलरिज को देखेंगे। कॉलरिज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड राइटर हु टॉक्ड अबाउट इमेजिनेशन एंड फैंसी, who talked about the supernaturals. He gave such concepts which were unfamiliar to the humanity. तो चलिए सैमुअल टेलर कॉलरिज को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एस.टी. कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, ही वॉज बोर्न इन 1770। अब यहां पे एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बर्थ की बात करें वर्ड्सवर्थ की, ही वॉज बोर्न इन 1770, तो देखो ये 2 साल बाद पैदा हुए थे। और वर्ड्सवर्थ की डेथ कब होती है? 1850, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है 1834, यानी कि 2 साल बाद पैदा हुए वर्ड्सवर्थ से और 16 साल पहले मर भी गए। ही वॉज अ पोएट ऑफ वायलेंट टेम्पर, रेवोल्यूशनरी थे। देखते हैं, ही वॉज अ इंग्लिश पोएट, एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसोफर हु विद फ्रेंड वर्ड्सवर्थ वॉज अ फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। हमें पता है इन दोनों ने जम के जो वर्क लिखा था, साथ साथ वो लिरिकल बैलेट्स था 1798 में। यहीं से एडवेंट होता है किसका? रोमांटिसिज्म का। सेकंड बात देखेंगे, ही वॉज वन ऑफ द लेक पोएट्स। भाई लेक पोएट्स में आप किसको देखते हैं? 3 को, वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड ऑल्सो कॉलरिज। और ये जो टर्म है, द टर्म वॉज कॉइंड बाय फ्रांसिस जेफरी, ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1817। अगली बात हम यहां पे करते हैं कि ही रोट पोएम्स द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खां, एज वेल एज अ प्रोज वर्क। ये प्रोज वर्क कौन सा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। और यही इनका सबसे जबरदस्त क्रिटिकल वर्क है। यानी ये जो हमने ऊपर देखा कि वो एक इंग्लिश पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और फिलोसोफर थे। तो लिटरेरी क्रिटिक अगर मैं कहूं तो बायोग्राफिया लिटरेरिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। He helped in introducing German idealist philosophy to his English speaking culture, right? कॉलरिज ने कॉइन किया था टर्म को, वो टर्म है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आगे इसको आप बहुत बढ़िया से देखेंगे। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बढ़ते हैं आगे। थ्राउट हिज एडल्ट स्टेज ही हैड क्रिपलिंग बाउट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था और उनको लगातार बाउट्स आते रहते थे। इसी वजह से ही हैड बीन ओपीएम एडिक्ट, यानी कि ओपीएम खाना इन्होंने शुरू कर दिया था और भयंकर नशे के आदी हो गए थे, बड़ी मात्रा में खाते थे ओपीएम को। तो ही वॉज एन ओपीएम ईटर। और अगर हम रोमांटिसिज्म में बात करें तो ज्यादातर राइटर्स इमेजिनेशन पैदा करते हैं ओपीएम खा के, यानी वो नशे के आदी थे। He wrote about his loneliness at school in the poem। क्या पोएम थी? फ्रोस्ट एट मिडनाइट। बड़ा जबरदस्त पोएम है इनकी, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। और इसमें क्या है, अपनी लोनलीनेस को प्रेजेंट करते हैं। इन 1796 कॉलरिज पब्लिश्ड अ जर्नल। क्या जर्नल था? द वॉचमैन। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि टू बी प्रिंटेड एवरी 8 days टू अवॉइड अ वीकली न्यूज़पेपर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को बचाने के लिए क्या करते थे, 8 दिन में उसको एक बार छापते थे। बट इन मे इन द सेम ईयर इट वॉज सीज्ड। कॉलरिज ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 48। अब अगर बच्चों में बात करूं वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है अराउंड एंड अराउंड मोर देन 523। शेक्सपियर ने लिखी है 154। मिल्टन ने लिखी है 24, जिसमें से 18 इंग्लिश की हैं और बाकी बची यानी कि 6 जो है वो
लैटिन की हैं। तो देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कितनी लिखी, 48 सॉनेट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिज कॉन्वर्सेशन पोएम्स। कितनी है कॉन्वर्सेशन पोएम में, 8 पोएम्स हैं, जिसमें से लाइम ट्री बावर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और नाइटिंगेल, ये 3 हैं। ट्रांसलेटेड द ड्रामेटिक ट्रायोलॉजी, क्या थी भाई वो, वॉलेंस्टीन एक जर्मन पोएट की थी जिनका नाम था फ्रेडरिक स्किलर, तो इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। आगे हम देखते हैं कॉलरिज रोट हिज बैलेड पोएम, क्या थी भाई वो, लव, और ये किसको एड्रेस थी, ये भी मजेदार बात है। इट वॉज एड्रेस टू सारा हचिंसन। देखो ये वर्ड देखेंगे हचिंसन, ये कौन है, सारा हचिंसन। अभी हचिंसन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। एक्चुअली मैरी हचिंसन वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, तो ये कौन है, उस हचिंसन की सिस्टर, यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूं वर्ड्सवर्थ की साली। तो कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की साली पे डोरे डाले थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि हु इज द सिस्टर ऑफ मैरी हचिंसन, वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, कॉलरिज ने ये बैलेड जो थी लव, ये किसको एड्रेस की थी, सारा हचिंसन को। इन 1809 कॉलरिज अगेन पब्लिश्ड जर्नल, क्या नाम था उसका, द फ्रेंड। ये फ्रेंड वाला भी बच्चों पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। कॉलरिज गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन लंदन एंड ब्रिस्टल, ठीक है जी, और ये किस पे थे, शेक्सपियर पे, यानी कि शेक्सपियर को ये काफी एडमायर करते थे। आगे बढ़ते हैं 1817 में उन्होंने वर्क लिखा था बायोग्राफी लिटरेचर, अभी भी आपने पढ़ा क्रिटिकल वर्क था, और ये काहे में था, पूरा प्रोज में। लॉर्ड बायरन, विलियम हैजलिट एंड वर्ड्सवर्थ आर कॉलरिज कंपेनियन इन अ फैंसीफुल स्कीम टू एस्टैब्लिश अ यूटोपियन कम्युनिटी ऑफ फ्री लव इन द बैंक ऑफ, किसके बैंक पे, सस्क्वेहाना रिवर। तो मतलब कहने का यह है कि लॉर्ड बायरन के साथ, विलियम हैजलिट के साथ वर्ड्सवर्थ ने मिलके, और वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके कॉलरिज ने क्या कोशिश की थी, एक फैंसीफुल स्कीम की, क्या, यूटोपियन कम्युनिटी। और आप यूटोपियन को जानते हो, यूटोपियन कम्युनिटी कैसी है, वो फ्री है, मतलब कहने का वहां पे कोई भी छोटा बड़ा इक्वल रैंक पे सब है, ये माना गया है। एक टर्म है साइकोसोमेटिक, ये भी किसने कॉइन की थी, कॉलरिज ने 100%। कॉलरिज इंट्रोड्यूस क्रिस्टाबेल मीटर्स, ये देखो क्रिस्टाबेल मीटर अगर मैं कहूं तो क्रिस्टाबेल इन्होंने वर्क लिखा था, बड़ा सस्पेंशन, बड़ा सुपरनेचुरल वर्क है। द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, एंड फुल ऑफ स्किलफुल एंड रिदमिक वेरिएशन। एक अच्छा पॉइंट और जाता है कि कॉलरिज ऑल्सो रेफर्ड, क्या कहा जाता है इनको, हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। गेटिंग एवरीवन, अगर मैं कहूं हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, तो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर है हमारे वर्ड्सवर्थ, लेकिन हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इज कॉल्ड कॉलरिज। आगे देखेंगे कॉलरिज ने यूज किया है, ही सेड दैट ही हैड, क्या है, अ स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ। तो ये टर्म इन्होंने अपने आप को दी थी, अ स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ। ही यूज द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ, तो ये एक फ्रेज है जो उन्होंने यूज की थी, द हाई रोड ऑफ लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है यहाँ पे, मोटिवलेस मेलाइनिटी। मोटिवलेस मेलाइनिटी का मीन्स है कि ये बेसिकली एक टर्म इन्होंने यूज की थी जो मेलाइन टाइप की है, यानी कि करप्ट टाइप की है, किसके लिए, अ फ्रेज यूज बाय कॉलरिज फॉर इयागो। इयागो कहां पे था गाइज, ये ओथेलो में था। ही वॉज द विलेन्स विलेन, यानी कि ही वॉज द विलेन ऑफ विलेन्स, बड़ा खतरनाक विलेन था। क्योंकि अगर हम ओथेलो की बात करें, शेक्सपियर के लिखे गए वर्क की, प्ले की, ट्रेजेडी की, तो ये ट्रेजेडी वाज अ ट्रेजेडी दैट वाज डोमिनेटेड बाय अ विलेन, और ये विलेन कौन था, इयागो। तो इसी को इन्होंने कहा है कि इयागो की जो मेलाइनिटी थी वो कैसी थी, मोटिवलेस थी। कॉलरिज रोट अ रिव्यू ऑफ एन रेडक्लिफ। एन रेडक्लिफ को बच्चों इन्होंने एक रिव्यू लिखा, क्या था वो, द मैड मॉन्क। ये पीछे छुप रहा है, आप इसे देख सकते हैं, द मैड मॉन्क। तो ये किसका था, एन रेडक्लिफ का। बड़ी जबरदस्त थी एन रेडक्लिफ भी, एक नॉवेलिस्ट थी। जर्मन आइडियलिस्ट, इट वाज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट इमर्ज्ड इन जर्मनी लेट 18, इसकी जरूरत आपको कुछ खास नहीं है, बाकी यह है कि इसमें जो थिंकर्स थे वो कौन से, फ्रेडरिक स्किलिंग, फ्रेडरिक हैजल, ये लोग यहां पे इस मूवमेंट में शामिल थे। आगे हम बात करते हैं, अब ये टर्म आ गया, आपने शुरू में देखा था, ही कॉइन्ड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बच्चों बड़ी जबरदस्त है, पूछा जा सकता है। अब इसको जरा समझते हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बेसिकली है क्या हमारा। सी, पहली बात के दिस टर्म कॉइन्ड बाय कॉलरिज इन 1817, इसका मतलब भाई किसमें लिखी थी इन्होंने, 100% ही हैड रिटन इट इन
बायोग्राफिया लिटरेरिया। नाउ सी, क्या है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब जानबूझ के सस्पेंड करना, हटाना डिसबिलीफ को। देखो जरा, इट मीन सस्पेंडिंग वंस ओन क्रिटिकल फैकल्टीज एंड बिलीव द अनबिलीवेबल और सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। इसका मीन्स ये बना गाइस, अब ध्यान से देखो जैसे साउथ की आप मूवीज देखते हैं, साउथ की मूवीज में कैसी कंडीशन बनती है कि वो एक घूंसा मारते हैं या पैर को हिलाते हैं और बस की बस उड़ जाती है, ट्रेन की ट्रेन को हाथ मार के रोक देते हैं, ट्रेन के इंजन को रोक के तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। करेक्ट। एक सीन तो हमने इतना खतरनाक देखा था बच्चों कि एक हीरोइन ऊपर से नीचे गिर रही है ना, बिल्डिंग से, और वो चिल्लाती है हीरो के नेम को। हीरो अपने घर में सोया हुआ है, अचानक वो जगता है, जागने के बाद में फिर डिप्स लगाता है, डिप्स लगा के फ्रेश होकर नाश्ता करता है और वहां से भागता है, भाग के उसके ऊपर से नीचे गिरने 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे भाग के उसे गिरने से पहले जाके पकड़ लेता है। जब मैंने सीन को देखा था और सीन के नीचे लिखा हुआ था कि साउथ वालों तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अब बच्चों एक बात आती है कि हम इसे अगर लॉजिक लगा के देखें कि क्या उसे बचा सकता है वो इस तरह से घर से भाग के, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बिल्कुल भी लगाने का मतलब होगा कि हमने अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज को यूज किया, हम अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर उसे एंजॉय करना है तो ब्रेन का फंक्शन खत्म करना पड़ेगा। बात समझ में? यही क्या है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। वो जो डिसबिलीफ हमें मिल रहा है ना, उसको विलिंगली सस्पेंड कर दोगे। अरे माइंड कुछ नहीं है यार, ये जो सामने बस इसे, तो इसी में लिखा है फिर रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। जैसे वॉचिंग सर्कस, आप सर्कस देखते हैं तो आप उसमें लॉजिक नहीं लगाते, बस जो है फैंटास्टिक है। Through in this term he suggested that if a writer could infuse a human interest and similar truth into a fantastic tale, the reader would suspend judgment concerning the validity of the narrative। मतलब कहने का है कि वो ब्रेन के फंक्शन को एक तरफ से हटा देगा और बढ़िया जम के ऐसे लिखेगा कि लोग उसे इंटरेस्ट उसमें बनाए। अब आगे देखेंगे कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट। बच्चों ये जो एस्ट्रेंजमेंट है इसका मीन्स भी है अलग करना। कॉग्निटिव यानी ब्रेन को अलग करना, यानी कि कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट जो टर्म है ये भी इनकी है। इन फिक्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग अ पर्सन्स इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज टू प्रोमोट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मतलब सीधी सी बात है, कॉग्निटिव यानी ब्रेन का एस्ट्रेंजमेंट कर देना, उसे अलग कर देना, उसका फंक्शन ही ना बनाना। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस एन ऑडियंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली बिलीव दैट अ वुमन इज कट इन हाफ। वो वहां सामने देखता है कि वुमेन को बीच में से काट दिया गया है, लेकिन अगर वो ब्रेन को देखेगा तो कभी नहीं, लेकिन वो सिर्फ उसे एंजॉयमेंट के लिए देखता है। सस्पेंशन करता है उस डिसबिलीफ का विलिंगफुली। यही क्या है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब भाई इनकी बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन की। बेसिकली कॉलेज ने है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कॉलेज ने कहा इमेजिनेशन हैज 3 फॉर्म्स। एक प्राइमरी इमेजिनेशन है, एक सेकेंडरी, और भाई एक है फैंसी। बेसिकली ये चैप्टर 13 है बायोग्राफिया लिटरेचर का, उसी में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है जी। प्राइमरी इमेजिनेशन बच्चों क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन जिसे हर कोई कर सकता है, राइट? जैसे भाई आप लोग इमेजिनेशन करते हो कि हम कैटरीना कैफ के साथ घूम रहे हैं, सपने में देखते हो, या फिर आप और इमेजिनेशन करते हो, है ना, सलमान खान को आप कूट के आ गए, ये सारा का सारा ये क्या है, ये प्राइमरी इमेजिनेशन है। तो इट इज द पावर ऑफ रिसीविंग इंप्रेशंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। मतलब अपनी सेंसेस के थ्रू जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को गेट करते हैं। इट इज परसीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सीन सेंस बोथ इन देयर पार्ट और एज अ होल। प्राइमरी इमेजिनेशन इज यूनिवर्सल एंड इट इज पजेस्ड बाय ऑल। इसे कोई भी कर सकता है, हम, आप, एवरीबॉडी। लेकिन भाई ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है गाइस, इसे सिर्फ पोएट कर सकता है, क्योंकि यहां पे इनोवेशन चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, एक अलग फैकल्टी चाहिए जो इससे अलग हटके सोच सके। यानी this imagination may be possessed by others but it is peculiar and distinctive of the artist, क्योंकि it requires an effort of the will volition। मतलब यहां पे फ्री विल की जरूरत है, and conscious effort। it works upon what is perceived by the primary imagination। जो प्राइमरी से हमने सीखा उसी पे वर्क करती है। it is raw material is the sensation of impression supplied by the primary imagination। primary imagination क्या करती है, इसको raw material देती है। Definition of imagination is given by Coleridge in his Biographia Literaria।
क्या कहते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरेज कि भाई द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन, यानी कि जो प्राइमरी है वो ही सारे के सारे हमारे लाइक इमेजिनेशन की प्राइमरी क्या है, परसेप्शन है, ह्यूमन परसेप्शन है, एंड इज अ रेपिटेशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द एटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि when the human minds receives impressions involuntarily and unconsciously then it is primary imagination। ठीक है जी, भाई वहां पे कोई जो आ रहा है बस वो आ रहा है ना, अनकॉन्शियसली है, ये प्राइमरी है। while secondary imagination requires consciousness so it is the root of all poetical activity, यही भी poetical activity शुरू हो जाती है। इनका कहना है कॉलरिज का कि सेकेंडरी इमेजिनेशन इज क्या कहलाती है, अ मैजिकल सिंथेटिक पावर है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, आई कंसिडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर, ये पहले वाली जो है फर्स्ट यानी कि प्राइमरी उसी की एक इको है, लेकिन कैसे करती है, को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल येट स्टिल एज आइडेंटिकल विद प्राइमरी इन द काइंड ऑफ इच एजेंसी। मतलब कहने का कि अलग नहीं है, प्राइमरी के साथ ही कैसे करती है, ये एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है। And differing only in degree, the mode of operation, it devolves, diffuses, dissipates in order to recreate or where this possesses rendered impossible। मतलब कहने का कि जहां पे प्राइमरी इंपॉसिबल हो जाती है वहीं पे सेकेंडरी आ जाती है। तो बस यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में गाइस बनेगा। आप देख सकते हैं यहां पे क्या क्या लिखा है, इसको भी चेक कर सकते हैं, करेक्ट। अब भाई इमेजिनेशन और फैंसी की बात हम और करते हैं। चैप्टर 13 अगेन किसका है, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया का, यानी आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल जो वर्क है उसी में इन्होंने इन सब चीजों को डिफाइन किया है। तो कॉलरिज हैज डिस्क्राइब्ड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। आपको ये भी रटना जाना चाहिए कि 1817 में लिखा गया वर्क था। इमेजिनेशन एंड फैंसी आर द एक्टिविटीज ऑफ टू डिफरेंट काइंड, दो तरह की है। कैसी बात है कि फैंसी इज नॉट क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन क्रिएटिव है लेकिन फैंसी क्रिएटिव नहीं है एट ऑल। इट ओनली कंबाइंस व्हेन इट इज परसीव्ड इनटू ब्यूटीफुल शेप्स, बट लाइक इमेजिनेशन इट डज नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई। ठीक है जी। बाकी इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन द टू इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड। In the mechanical mixture, number of ingredients are brought together. They are mixed up, but they does not lose their individual property. मतलब कहने का है कि imagination में हम अगर देखें तो जितने भी कंपाउंड हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन they still exist as the separate identities. जबकि केमिकल कंपाउंड कैसा होता है, imagination is as a chemical compound. The different ingredients are combined to form a new compound. ठीक है जी। तो इमेजिनेशन से न्यू कंपाउंड बन जाता है, इसका मतलब है कि न्यू कॉन्सेप्ट बन जाता है। द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज सेपरेट आइडेंटिटीज, दे लूज देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड एंटायरली डिफरेंट। समझ में आ गई? यानी हमारी इमेजिनेशन है केमिकल कंपाउंड जो बदल के कुछ नया बना देता है, जबकि हमारी जो फैंसी है वो कैसी है, एक मैकेनिकल मिक्सचर है, यानी जो भी उसमें मिक्स किया जाएगा वो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज को बना के रखेगा। तो इसी वजह से फैंसी इज नॉट क्रिएटिव, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जो की तो रहती है। फैंसी इज द एब्सेंस ऑफ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन यहां पे नहीं है। कॉलरिज ऑन फैंसी क्या कहते हैं कि फैंसी ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज नो अदर काउंटर्स टू प्ले बट फिक्स्डीज एंड डेफिनिटीज। राइट गाइज। बाकी आप इसमें इसको देख सकते हैं कि फैंसी इज इंडीड नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी एमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस, while it is blended with and modified by the empirical phenomenon of the will which expressed by the choice. But equally with the ordinary memory, the fancy must receive all its materials ready from the law of association. क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? तो गाइस देखो आज हमने कितना वर्क किया है। अच्छा, एम प्लास्टिक हमारा एक और टर्म है, बड़ी जबरदस्त है, इज़म प्लास्टिक। क्या है इज़म प्लास्टिक? ये भी एक टर्म है जो हमें किसने दी, कॉलरिज ने। क्या करती है डिस्क्राइब? पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। ठीक है जी। इन बायोग्राफिकल लिटरेचर दिस इज अ पावर सिंथेटिक इन नेचर हायर देन फैंसी, फैंसी से ऊपर, इफेक्टिंग अ फ्यूजन ऑफ द रेशनल विद द मैजिकल और सुपरनेचुरल। यानी कि मैजिकल सुपरनेचुरल को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वही क्या है हमारी इज़म प्लास्टिक।
इजम प्लास्टिक ड्राइड फ्रॉम ग्रीक दैट मीन्स टू शेप, यानी कि शेप बनाना. कॉलरिज एक्सप्लेन्ड दैट इट रेफर टू द इमेजिनेशन एबिलिटी, यानी टू शेप इन टू वन हैविंग टू कन्वे अ न्यू सेंस, यानी कि हम यहां पे एक न्यू सेंस को कन्वे कर देते हैं. ये आप देख सकते हैं. Coleridge describes an organic form as innate. He says that organic form is innate. यानी organic form कैसी होती है? innate होती है. innate होने का मीन्स यहाँ पे है कि वो जन्मजात है. It shapes as it develops itself from within the fullness of the development and is one and the same with perfection of its outward form. तो क्या आप इजम प्लास्टिक को समझ पाए? भाई ये कैसे है? ये गाइस फैंसी से ऊपर है लेकिन इमेजिनेशन से नीचे है, और ये भी एक शेप अप करने की एबिलिटी है, पोएटिक इमेजिनेशन है, उसी की पावर है. और इसको भी किसमें बनाया उन्होंने, कहां पे दिया, कहां पे डिस्क्राइब किया? अगेन बायोग्राफिया लिटरेरी 1817. गेटिंग गाइस? तो देखो आज का हमारा वर्क इतना ही रहेगा. मुझे उम्मीद है कि एम प्लास्टिक हो, इमेजिनेशन हो या फैंसी हो, या प्राइमरी इमेजिनेशन या सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये सब बच्चों ने समझ ली है बढ़िया से. व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी हमने बढ़िया से, और कुछ बड़े जबरदस्त फैक्ट्स अबाउट सैमुअल टेलर कॉलरिज वी हैव डन. तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम कॉलरिज को और डिफाइन करेंगे, उनके वर्क्स को, लाइक उनका वर्क जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, या कुबला खां है, या फिर अगर हम बात करें उनके वर्क की बायोग्राफिया लिटरेरी के, इसमें उन्होंने क्या क्या, क्रिस्टाबेल में उन्होंने क्या क्या कहानी बताई है, इन सबको हम देखेंगे. सो इसको लाइक जरूर करेंगे सब बच्चे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच.